नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कश्मीर में बदला सीन। 32 साल बाद घाटी में फिर से खुला सिनेमा घर। श्रीनगर में पहले मल्टीप्लेक्स का उद्घाटन। 1 अक्टूबर से आम लोग देख सकेंगे फिल्म। 5G सर्विस के लिए काउंटडाउन शुरू। 1 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं लॉन्च। CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। ग्लोबल संकेतों से बाजार में मुनाफे का मंगल। मिड कैप, स्मॉल कैप, IT शेयरों में बढ़त। फार्मा, बैंकिंग, ऑटो, रियल्टी, मेटल में खरीदारी। सेंसेक्स करीब 600, निफ्टी 200 अंक चढ़ा। डिजिटल लेंडिंग में भारत आगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। फिनटेक हब बनने की है संभावना। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बोले, इनोवेशन में मदद को तैयार, लेकिन कंप्लायंस और जोखिम पर भी चेताया। कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर हलचल तेज। अशोक गहलोत, सचिन पायलट और शशि थरूर के नाम रेस में सबसे आगे। थरूर कर चुके हैं सोनिया गांधी से मुलाकात। पश्चिम बंगाल SSC भर्ती घोटाला में ED की चार्जशीट दाखिल। पार्थ चटर्जी और अर्पिता के साथ 6 कंपनियों के नाम। चार्जशीट के साथ 14,000 पन्नों का दस्तावेज। दिवाली पर मुंबई, दिल्ली से बिहार और यूपी जाना हुआ महंगा। 22 अक्टूबर के लिए टिकट 2 गुना से भी ज्यादा महंगा। लग्जरी बस और फेस्टिव ट्रेनों का है ऑप्शन। कश्मीर बदल रहा है। अब यहां सीन में बदलाव दिख रहा है। पहला मल्टीप्लेक्स कश्मीर में खुल गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मल्टीप्लेक्स सिनेमा का उद्घाटन किया। मल्टीप्लेक्स में 3 स्क्रीन और करीब 520 लोगों के बैठने की क्षमता है। 32 साल बाद कश्मीर में सिनेमा की फिर से शुरुआत हो रही है। मनोज सिन्हा ने कहा कि सिनेमा मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत शुरू किया जा रहा है और जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में सिनेमा हॉल शुरू किए जाएंगे। विजय साहब को और आइनक्स ग्रुप को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं और मुझे लगता है कि यहाँ के नागरिकों को भी मैं बधाई देता हूँ कि आज से वो उन चीज़ों को देख सकेंगे जिसकी तमन्ना बहुत दिन से पाले हुए थी। और कैसा है ये सिनेमा हॉल अंदर से? मल्टीप्लेक्स के भीतर से रिपोर्ट भेजी है हमारे संवाददाता रिफत ने। आप भी देखिए। कश्मीर घाटी में 32 साल के एक लंबे अरसे के बाद अब लोगों को फिर से सिनेमा के अंदर फिल्में देखने का मौका मिलेगा। कश्मीर घाटी में आज पहले मल्टीप्लेक्स की इनॉग्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने की। ये मल्टीप्लेक्स श्रीनगर के शिवपुरा में बनाया गया है और इसमें 3 स्क्रीन्स लगी हुई हैं और आज यहाँ पे एक लंबे अरसे के बाद लोगों ने थिएटर में मूवी देखी। 1990 के बाद यहाँ पे सारे सिनेमा थिएटर बंद हो चुके थे क्योंकि मिलिटेंसी 1990 में शुरू हुई और उसके बाद तकरीबन 32 साल तक यहाँ पे सिनेमा का रुख लोग नहीं कर पाए। और लोगों की क्या है राय, प्रतिक्रिया? लोग दरअसल काफ़ी गदगद हैं। उनका मानना है कि रोज़मर्रा की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ज़िंदगी अब घाटी में नॉर्मल हो रही है। बहुत खूबसूरत है। 32 इयर्स लगे इस चीज़ को समझने के लिए कि ये थिएटर, मॉल ये एक नॉर्मल चीज़ है, रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ है, जिससे हमारी जनरेशन, हमारे आने वाली जनरेशन को महरूम रखा गया था। बट बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे मनोज सिन्हा जी और धर फैमिली को, जिन्होंने ये इनिशिएट किया। हमारे बच्चों को बार बार सब लोग दिल्ली नहीं, जम्मू नहीं जा पाते हैं मूवीज़ के लिए और एक अपने ही जम्मू कश्मीर में आपकी इतनी ज़्यादा मूवीज़ की शूटिंग होती है लेकिन आप यहीं नहीं देख पाते, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं दुनिया के साथ। तो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही खूबसूरत है। आप वो एंजॉय करिए जैसे बाकी दिल्ली बॉम्बे में एंजॉय करते हैं, आप भी यहाँ पे एंजॉय करिए। इधर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी MMS लीक केस में एक नया मोड़ आता हुआ दिख रहा है। पुलिस से पूछताछ में आरोपी बनाई गई लड़की ने खुद ब्लैकमेल होने की बात कही। उसका कहना है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड सन्नी मेहता को अपना खुद का वीडियो भेजा था।
इस वीडियो के जरिए उसकी ब्लैकमेलिंग की गई और यूनिवर्सिटी की दूसरी लड़कियों के वीडियोज मंगाए गए। हालांकि पुलिस ने कहा है कि वो हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। आरोपी लड़की का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया गया है। लड़कों के खिलाफ भी जांच चल रही है। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। चुनाव में उतरने के संकेत दे चुके शशि थरूर ने कल सोनिया गांधी से मुलाकात की। खबर है कि उन्होंने सोनिया गांधी से अध्यक्ष चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर लौटने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन भर सकते हैं। कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है, पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है पल्लवी घोष। पल्लवी, बताइए कि क्या हलचल है, किसकी किसकी दावेदारी है और क्या मूड माहौल है कांग्रेस में? लेकिन 24 तारीख से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी और 30 तारीख है अंतिम तिथि, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन अपना नॉमिनेशन पेपर भरेगा। अब सवाल ये उठता है कि कितने लोग कितने उम्मीदवार होंगे। सबसे पहला नाम जो है वो अशोक गहलोत का। इससे कांग्रेस को लगता है कि दो चीज़ें तय हो जाएगी। एक तो क्या एक नॉन गांधी आखिर में एक अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पार्टी का, और दूसरी बात जो सचिन पायलट अक्सर दबाव डालते हुए आए हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं राजस्थान का, क्योंकि मुझे ये वादा किया गया था, क्या ये फैसला पूरा होगा। अब अशोक गहलोत खुद बार बार इस बात को बोलते आए हैं कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने। फिलहाल राहुल गांधी नहीं बनना चाहते हैं। और जब सोनिया गांधी की मुलाकात बहुत सारे कांग्रेस नेताओं से हुई थी, तब उन्होंने ये कहा था कि मैं इसमें कोई पहल नहीं करूंगी, ना मैं किसी के नाम पर अप्रूवल दूंगी, ना ठप्पा लगाऊंगी। जिसको चुनाव लड़ना है लड़े, क्योंकि ये फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव होगा और इसलिए हर किसी को हक है चुनाव लड़ने का। ऐसे में ये अटकलें भी हैं कि क्या शशि थरूर चुनाव लड़ेंगे। आपको याद होगा कि शशि थरूर G23 के सदस्य रहे हैं और उन्होंने बार बार ये बात कहा है कि हम ये क्यों मान ले कि सिर्फ एक ही परिवार से हर अध्यक्ष आएगा या चुनाव लड़ सकता है। दूसरी बात, उन्होंने ये भी कहा था कि एक ट्रांसपेरेंसी होने की चाहिए, इसीलिए उन्होंने वोटर्स लिस्ट की मांग की थी, जो उनको दिया गया है। जो शशि थरूर के करीबी हैं वो मानते हैं कि वो इस बात को लेकर टटोल रहे हैं कि क्या वो चुनाव लड़े। वो इसलिए लड़ना भी चाहेंगे क्योंकि वो एक पॉइंट भी देना चाहते हैं कि हाँ, मैंने मुद्दा उठाया भी था और मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हूँ, रिस्क लेने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन मुझे लगता है अगले 2-3 दिन में ये फैसला हो जाएगा। शुक्रिया पल्लवी। इधर पश्चिम बंगाल में एसएससी भर्ती घोटाले के मामले में ईडी ने 6 कंपनियों और 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। इन 2 लोगों में पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी दोस्त अर्पिता मुखर्जी का नाम शामिल है। ईडी ने चार्जशीट के साथ 14,000 पन्नों का दस्तावेज भी जमा किया है। ईडी की जांच टीम ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी की 48 करोड़ रुपए की संपत्ति भी अस्थायी रूप से कुर्क की है। ईडी ने जो संपत्ति कुर्क की है उसमें 40 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और करीब 8 करोड़ रुपए की शेष राशि वाले 35 बैंक खाते शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों में फ्लैट, एक फार्म हाउस, कोलकाता में प्राइम लोकेशन की जमीन और बैंक बैलेंस शामिल है। और 5G सेवाओं का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी 1 अक्टूबर को ही 5G सेवाओं का लॉन्च कर सकते हैं। अक्टूबर में ही कई शहरों में 5G सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। और डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या प्लान है, क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? देखिए, 1 अक्टूबर को मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन जो है वो करेंगे। प्रधानमंत्री वहां पर खुद मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के दिग्गज है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर शिरकत जो है वो करेंगे। मुकेश अंबानी, सुनील भारती मित्तल, कुमार मंगलम बिरला जो है वहां पर मौजूद रहेंगे। जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो प्रधानमंत्री को 5G सेवाओं का डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो देंगी, उनको बताएंगे कि किस तरह से 5G सेवाएं जो है जनता के लिए फायदेमंद जो है हो सकती है। और इसके साथ साथ जो 5G सेवाओं के लॉन्च का औपचारिक ऐलान जो है वो भी यहाँ पर किया जा सकता है। खासतौर पर की टेलीकॉम कंपनियां 5G सेवाएं देने की तैयारी जो है लंबे समय से कर रही है। मुकेश अंबानी ने कुछ दिन पहले अपनी AGM में कहा था कि कंपनी जो है दिवाली तक मेट्रो शहरों के अंदर 5G सेवाएं जो है वो देगी। साथ ही साथ जो भारतीय एयरटेल है वो भी 3 लोकेशन पर 5G सेवाएं देने की तैयारी जो है वो कर रहा है। इसमें वाराणसी, बेंगलुरु और दिल्ली NCR जो है वो शामिल है। साथ साथ वोडाफोन आइडिया भी कुछ चुनिंदा लोकेशन के ऊपर 5G सेवाओं की लॉन्च की घोषणा जो कर सकता है। तो कुल मिलाकर के 5G सेवाओं की लॉन्च की घोषणा जो है हो रही है। हालांकि ये शुरुआत में सिर्फ चुनिंदा लोकेशन पर ग्राहकों को सेवाएं मिलेंगी, लेकिन
कंपनी धीरे धीरे इन सेवाओं को बढ़ाएगी और अगले 6 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर पूरे देश के अंदर 5G सेवाओं की शुरुआत जो है वो करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सीम। और अब बात करते हैं मार्केट की। कारोबारी हफ्ते का मंगलवार बाजार के लिए भी मंगलमय रहा। फेड बैठक से पहले बाजार में चौतरफा खरीदारी देखी गई। सेंसेक्स 579 पॉइंट चढ़कर 59,720 पर बंद हुआ और निफ्टी 194 पॉइंट चढ़कर 17,816 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक 564 पॉइंट चढ़कर 41,468 पर बंद हुआ। और बाकी अपडेट लेंगे यतीन मोहता से। बताएं यतीन, किन सेक्टर्स और शेयर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखा गया? तो निफ्टी गेनर्स की सबसे पहले बात करते हैं, जहां हेल्थ केयर फार्मा स्टॉक्स फोकस में थे। अगर हम बात करें अपोलो हॉस्पिटल, सिप्ला, सन फार्मा, इन सभी स्टॉक्स में 6 से 5% की आपको बढ़त आती हुई दिखाई दी। ऑटो शेयर्स खास करके आयशा मोटर्स में भी आपने लगभग 3-3.5% की अपटिक देखी। निफ्टी लूजर्स में आपको थोड़े बहुत एफएमसीजी सीमेंट काउंटर्स दिखेंगे। सीमेंट काउंटर्स में श्री सीमेंट, ग्रासिम पे हल्का फुल्का दबाव देखने को मिला। पावर ग्रिड पे भी आपको थोड़ा बहुत जो सेकेंड डे ऑफ सेलिंग है वो दिखाई दिया। मिड कैप में बात करें तो शुगर शेयर्स खास करके श्री रेणुका शुगर्स लगभग 12% ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा मेट्रोपोलिस हेल्थ, मेट्रो ब्रांड्स, हाइडलबर्ग सीमेंट, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसे स्टॉक्स में भी आपको जबरदस्त तेजी दिखी। इनफैक्ट सीमेंट पैक में छोटे छोटे स्टॉक्स में आपको जबरदस्त तेजी दिखी। लूजिंग एंड पे त्रिवेणी इंजीनियरिंग, कैनफिन होम सीईओ के इस्तीफे के बाद यहां प्रेशर आपको बनता हुआ दिखाई दिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया और सीएट जैसे स्टॉक्स में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज के सत्र में दिखी। शुक्रिया यतीन। और अगर आप फेस्टिवल के दौरान हवाई सफ़र करना चाहते हैं तो इस बार आपकी जेब पर यह भारी पड़ सकता है। कहाँ कितने की टिकट मिल रही है और क्या है ट्रेंड, ये सारा कुछ समझने के लिए चलते हैं रोहन सिंह के पास। रोहन, आप समस्या बताइए और बताइए कि उपाय भी क्या है लोगों के पास। त्योहारों का समय है और लोग रिवेंज ट्रैवल के मूड में है। पहले से कहीं ज्यादा बुकिंग हो रही है और पिछले 2-3 सालों में जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे उनके हटने के बाद लोग ज्यादा छुट्टियां मनाने के मूड में हैं। मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो के मुताबिक प्री कोविड लेवल के मुकाबले इस साल करीब 12% ज्यादा एडवांस बुकिंग हो रही है, अगर इसी समय के पिछले साल की बात करें तो। इसके अलावा जो लोग जा रहे हैं, अधिकतर लोग इस तरह अपने छोटे शहरों में जा रहे हैं, अपने घरों की तरफ जा रहे हैं और इसलिए छोटे शहरों की तरफ जो बुकिंग है उसमें 26% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर जो लीजर ट्रैवल की बात करें तो उसमें भी लगभग 40% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, यानी कि लोग गोवा या इस तरह के जो बाकी डेस्टिनेशंस हैं वहां काफी ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। लेकिन इस ट्रैवल का मतलब यह भी है कि आपका जो टिकट का प्राइस है, एयर फेयर जो है वो काफी ज्यादा महंगा हो चुका है, लेकिन इससे आप बचा सकते हैं कुछ छोटे छोटे तरीके से। सबसे पहले तो अगर आप फ्लेक्सिबल टाइमिंग रखते हैं, 1-2 दिन अगर आप छुट्टी मैनेज कर सकते हैं तो काफी पैसे बच सकते हैं। मसलन अगर आप दिल्ली से पटना जाते हैं 19 अक्टूबर को तो आपको 5700 रुपए देने पड़ेंगे। वही अगर आप 22 अक्टूबर को यानी दिवाली के दिन जाते हैं तो ये 13,000 टिकट होने जा रहा है। ठीक इसी तरह से दिल्ली दरभंगा जो कि बहुत ही बिजी रूट है, 19 अक्टूबर को आपको 7700 रुपए देने पड़ेंगे, जबकि वही अगर आप 22 अक्टूबर को जाते हैं तो 17,200 की टिकट आपको मिल रही है। दिल्ली को कोलकाता जहां 19 तारीख को आपको 6,000 की मिल रही है, वहीं 22 को ये 8,000 की मिल रही है। तो दिल्ली वाले रूट काफी ज्यादा महंगे हो रहे हैं, लेकिन मुंबई से जाना भी आसान नहीं है। मुंबई से भी अगर आप अलग अलग डेस्टिनेशंस पे जाते हैं तो यहां पर भी 19 अक्टूबर को जो टिकट आपको 6,000 का मिल रहा है वही 22 को दोगुना हो जा रहा है, यानी कि 12,000 का मिल रहा है। मुंबई से पटना 8700 का है, वही 22 अक्टूबर को ये 15,500 का हो जा रहा है। 19 अक्टूबर को अगर आप मुंबई से दरभंगा जाते हैं तो 9500 का टिकट है और सोचिए कितना लगेगा 22 अक्टूबर को 20,000 रुपए का टिकट इस वक्त मिल रहा है अगर आप 22 तारीख की बुकिंग कराते हैं। तो मुंबई से वाराणसी 6,000 की टिकट 19 तारीख को, वही 3 दिन के अंदर ये दोगुने होकर 12,000 हो जा रही है 22 अक्टूबर को। तो ये सारे रूट्स में टिकट बहुत ज्यादा महंगे होने जा रहे हैं। तो तरीका क्या है, आप पहले बुकिंग कराएं, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल डेट रखें वो तो रख सकते हैं। इसके अलावा रेलवे की बात करें तो काफी ज्यादा बुकिंग हो चुकी है, आपको 200, 250, 300 वेटिंग मिल रही होगी। तो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की तरफ ध्यान रखें, क्योंकि रेलवे ने कहा है कि वो 29 सितंबर से 15 नवंबर के बीच कई सारी फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें लगाई जा रही हैं, तो उन पर नजर रखें, वहां पर आप बुकिंग करा सकते हैं। इसके अलावा लग्जरी बसेस की ध्यान रखें, क्योंकि रेड बस, जिंक बस या इस तरह की कई जो स्टेट कॉर्पोरेशन है वो भी कई सरकारी लग्जरी बसेस करती हैं, जो कि आप इस
इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लग्जरी ट्रैवल करना चाहते हैं, हॉलीडे डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो मेक माई ट्रिप या यात्रा या इस तरह की जो बाकी कंपनियां हैं कई सारे ऑफर्स लेके आए हैं। इन ऑफर्स पे ध्यान रखें तो एक पैकेज आप ले सकते हैं जिसमें कि आपकी एयर फेयर और जो होटल का है वो उसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो इन तरीकों से आप थोड़े से पैसे बचा सकते हैं। हालांकि अगर आप बुकिंग कराने जा रहे हैं फिर भी अगर आपको कोई अच्छी टिकट मिल जाती है तो अभी बुकिंग करा लें, क्योंकि अब टिकट बढ़ने ही वाले हैं, चीजें महंगी होने वाली हैं। तो जितनी जल्दी बुकिंग करा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। शुक्रिया रोहन। और अहमदाबाद को इस नवरात्रि में मेट्रो ट्रेन का गिफ्ट मिलने वाला है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो कैसी दिखती है अंदर से अहमदाबाद की मेट्रो और इसकी क्या है खूबियां, बता रहे हमारे संवाददाता केतन जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद वासियों को 30 सितंबर को एक बड़ी भेंट देने वाले हैं और वो भेंट होगी मेट्रो ट्रेन के रूप में। आप देख सकते हैं यही ट्रेन दौड़ेगी 2 कॉरिडोर में, एक होगा वस्त्राल से पूरा थलतेज तक और दूसरा होगा एपीएमसी से मोटेरा तक। ये कुल मिलाकर 40 किलोमीटर कवर करेंगे। हर कॉरिडोर 20-20 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है और ख़ास बात यह है कि इसकी जो फेयर है वो कैब और ऑटो से 12 गुना सस्ता है, मतलब कि काफ़ी अच्छा रहने वाला है। न केवल इतना, इन 2 कॉरिडोर में कम से कम पूरा का पूरा अहमदाबाद कवर हो जाता है, लेकिन अगले फेज में इसको ले जाया जाएगा गांधीनगर और गांधीनगर से भी आगे जहां पर धोलेरा एयरपोर्ट बनने जा रहा है वहां तक। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस नवरात्रि अहमदाबाद वासियों के लिए काफ़ी यादगार रहने वाली है। 10,000 करोड़ की लागत से ये मेट्रो का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो पहले चरण में है। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और शहरीजनों को एक बड़ी गिफ्ट देंगे। केतन जोशी, अहमदाबाद। तो आपने देखी अहमदाबाद मेट्रो की झलक। अब ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आईफोन 14 की अनबॉक्सिंग। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तरी म्यांमार में एक स्कूल पर सेना के हेलीकॉप्टर से फायरिंग की खबर है। इसमें 11 बच्चों की मौत हो गई है। इस हमले में 3 लड़कियां भी मारी गई हैं। ज़्यादातर बच्चों के शव सेना ले गई। म्यांमार की सेना ने कहा है कि उसे विद्रोहियों के स्कूल में छिपे होने की सूचना मिली थी। स्कूल में किंडरगार्टन से लेकर किशोर उम्र के बच्चे पढ़ते हैं। उनमें स्कूल के भवन पर गोलियों के निशान और खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का गुस्सा और भड़क गया है। वो सड़कों पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन को उग्र होता देख पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे पहले सोमवार को एक छात्र ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% फीस हाइक कर दी गई है। इसके खिलाफ कई हफ्ते से छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि फीस बढ़ोतरी के बाद ग्रेजुएशन के छात्रों को अब 975 रुपये के बदले 3901 रुपये देने होंगे। एमएससी के छात्रों को 1861 से बढ़कर 5401 रुपये और 3 साल के एलएलबी के बच्चों को 1275 रुपये के बदले 4651 रुपये देने होंगे। 15 दिनों से छात्र लगातार आमरण अनशन पे है, परंतु इलाहाबाद प्रशासन उनकी बात सुनने के बजाय छात्रों पे दमन पे उतारू है। छात्रों घरों में पुलिस भेजी जा रही है, छात्रों को लाठीचार्ज किया जा रहा है। यह हिंसा के तटबंधों की अपेक्षा की गई तो हिंसा का ऐसा सैलाब उत्पन्न होगा जिसमें आतताइयों की पीढ़ियां विलीन हो जाएंगी और उसका उत्तरदायित्व हिंसा के अमान्यकारियों पर होगा। फीस वृद्धि बढ़ गई तो बढ़ गई, वो घटेगी नहीं। हम भी इसके लिए आपका मुखर होकर विरोध करेंगे, प्रखर होकर विरोध करेंगे और जब तक फीस वृद्धि आप वापस नहीं लेती इसी तरह हम आंदोलन करते रहेंगे। इधर लंपी वायरस से देश के कई राज्यों में पशुओं का हाल बेहाल है। खासकर राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा में वायरस ज़्यादा एक्टिव है। बचाव के लिए मुंबई पुलिस और गुरुग्राम जिला प्रशासन ने पशुओं के परिवहन पर रोक लगा दी है। महाराष्ट्र के 25 जिले वायरस की चपेट में हैं। राजस्थान में गोवंश की लंपी रोग से बचाने के लिए यज्ञ पूजन तक किया जा रहा है। राजस्थान में अब तक 59,000 पशुओं की मौत हो चुकी है और 13 लाख पशु संक्रमित बताए जा रहे हैं।
लंपी स्किन डिजीज से संक्रमित मवेशियों में बुखार, आंखों और नाक से स्राव, मुंह से लार आना और पूरे शरीर में गांठ के लक्षण दिखते हैं। पशुओं को खाने में दिक्कत होती है और दूध उत्पादन भी कम हो जाता है। भारत दुनिया में फिनटेक हब बन सकता है, ये कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। उन्होंने कहा कि भारत इस टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से अपना रहा है और लीडरशिप की पोजीशन में भी है। वहीं आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई ऐसे किसी भी तरह के इनोवेशन को आगे बढ़ाने में मदद करने को तैयार है, लेकिन डिजिटल लैंडिंग में कंप्लायंस और दूसरे जोखिम पर उन्हें चिंता है। आइए आपको पहले सुनाते हैं निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। While the global average for fintech adoption is about 64%, India's number is 87%. So absolutely across the board, adopting technology is done by all our people. So the progress in terms of digital is only going to be even further accentuated. I wish to assure all of you, the fintech community, that the Reserve Bank will continue to encourage and support innovation. At the same time, we should expect the ecosystem to pay attention to governance, business conduct, regulatory compliance and risk mitigation frameworks. नोएडा में एक बड़ा हादसा सामने आया है। सेक्टर 21 में 100 मीटर लंबी दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई और 9 लोग घायल हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से चल रहे नाले की मरम्मत का काम कुल 15 मजदूर कर रहे थे। इसी दौरान बाउंड्री वॉल गिरने से हादसा हुआ। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस ने ट्वीट कर शोक जताया है। दिवंगत लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि देने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारत में एप्पल आईफोन 14 मिलने लगा है। हमारे पास भी आईफोन 14 प्रो आया है। हमारी टेक एक्सपर्ट शिवानी घरत बता रही हैं कि क्या खास है इस सबसे महंगे आईफोन में। में है आईफोन 14 प्रो मैक्स, जिसे सितंबर इवेंट के दौरान कंपनी ने लॉन्च किया। इसकी बिक्री देश के मार्केट में सितंबर 16 से शुरू हुई है और डिजाइन में आपको बता दूं कि बिल्कुल पिछले साल के आईफोन 13 प्रो मैक्स की तरह ही लगता है हूबहू, लेकिन अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने एक नॉच की जगह ऊपर की तरफ डायनामिक आइलैंड इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी मदद से आप विजेट्स वगैरह इजीली एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीजें, फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर आप म्यूजिक प्ले करें, तो जैसे मैंने पुष्पा का गाना लगाया है सामी सामी, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो काफी इंटरेस्टिंग नया एडिशन है। अभी डिस्प्ले में एक और बड़ा एडिशन है, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, जो पहली बार आपको एक आईफोन पर मिलेगा। एंड्रॉइड डिवाइसेस के मुकाबले काफी कलरफुल और वाइब्रेंट है इस डिवाइस का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसी के साथ साथ कैमरा में एक बड़ा अपग्रेड हुआ है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा इस बार कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है इसके ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप में। 48 मेगापिक्सल लेकिन डिफॉल्ट सेटिंग में नहीं है, आपको खासकर सेटिंग्स में जाकर इस 48 मेगापिक्सल वाले कैमरा को इनेबल करना पड़ता है। इसी के साथ साथ लो लाइट परफॉर्मेंस है डिवाइस की, वो काफी हद तक इंप्रूव हुई है फोटोनिक इंजन के कारण, और फ्रंट कैमरा में भी लो लाइट परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। इस डिवाइस को पावर करता है एक वेरी पावरफुल A16 बायोनिक चिपसेट, जो कंपनी कह रही है कि उनका अब तक का सबसे फास्टेस्ट चिपसेट है। अभी आईफोन 14 प्रो की कीमत शुरू होती है 1,29,900 रुपीज से, और प्रो मैक्स को आप खरीद सकते हैं 1,39,900 रुपीज से। 4 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस में आता है, 128 GB, 256 GB, 512 GB और 1 TB वाला वेरिएंट। और ग्रांट थॉर्नटन की इंटरनेशनल बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में महिला बॉसेस की संख्या में इजाफा हो रहा है। अच्छी बात यह है कि भारत में पिछले 5 साल में इनकी संख्या 2 गुना से ज्यादा बढ़ी है। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।